बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट में जो करा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपने मीनिंग देख लिया और फीचर्स डिस्कस कर लिए। इस यूनिट के अंदर इस क्लास के अंदर जो वीडियो हम रिकॉर्ड करी हुई है, इसके अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स। तो बच्चों, पहला प्रिंसिपल कौन सा आपका? डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि राइट मैन ऑन द राइट जॉब। यहाँ पे किसके ऊपर कंसंट्रेट करा जाएगा? जॉब स्पेशलाइजेशन के ऊपर। यानी जॉब स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको वर्क दिया जाएगा। यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। राइट मैन ऑन द राइट जॉब। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट ही देंगे ताकि वो उस काम का अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। इससे क्या पॉजिटिव हमें असर होगा कि स्पेशलाइजेशन से वेस्टेज कुछ नहीं होगी, मिनिमम वेस्टेज पे वर्क होगा और परफेक्शन मिलेगी वर्क की। और दूसरा हमारा क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। एफिशिएंट का मतलब आपको पता है कि कम कॉस्ट में वर्क करना, और इफेक्टिव है आपका आउटपुट अचीव करना जो हमारा टारगेटेड टाइम है। तो हमारा कम कॉस्ट में भी वर्क अचीव हो जाएगा और सही समय पे भी होगा। फिर टास्क को क्या कर देगा? स्पेशलाइजेशन सिंपल करेगा। अगर टेक्निकल जॉब हम टेक्निकल पर्सन से कराएंगे तो जॉब हमारा क्या हो जाएगा? वर्क सिंपल हो जाएगा। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते, अगर इस प्रिंसिपल को हम वायलेट करते हैं, तो इससे स्पेशलाइजेशन को हम फॉलो नहीं कर रहे, एफिशिएंसी भी सफ़र करेगी, इफेक्टिवनेस भी सफ़र करेगी, जो टाइम वेस्टेज भी होगी और एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट जाएंगे। सही है? तो टाइम वेस्ट करना, एफर्ट्स वेस्ट करना, एफिशिएंसी वेस्ट करना, स्पेशलाइजेशन वेस्ट करना, इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए? डिवीज़न ऑफ वर्क करना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल है राइट डिवीज़न ऑफ वर्क, दैट इज़ राइट मैन ऑन द राइट जॉब। तो ये क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल। अब सेकंड प्रिंसिपल हमारा कौन सा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होता है अधिकार, राइट टू गिव ऑर्डर। अधिकार यानी कि किसके पास ऑर्डर देने का अधिकार है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कार्य को पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी और उसका आपने जवाब जो देना है। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल के आती है अकाउंटेबिलिटी। जब आपके पास अथॉरिटी होती है तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिना अथॉरिटी के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आपके पास अधिकार होंगे तभी आपके पास जिम्मेदारी होगी। सीधी सी बात है। जैसे कि आजकल कोरोना का है तो आपके पास डीएम के पास पूरे अपने ज़िले के अधिकार हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि सारे नागरिकों की, ज़िले के नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना। तो अथॉरिटी से या इस प्रिंसिपल से क्या फ़ायदा होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी होगी, आउटपुट बढ़ेगा। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क का था कि स्पेशलाइजेशन से परफॉर्मेंस बढ़ रही थी, एफिशिएंसी, वही इसका भी है। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो वही इनएफिशिएंसी हो जाएगी, डिले इन वर्क हो जाएगा, इंक्रीज्ड कॉस्ट, डिक्रीज्ड आउटपुट। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड बाय द फ्यू। और दोनों एक साथ रहते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गो टुगेदर। तो दैट इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये ध्यान में रखना है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे जन्म जो लेती है वो लेती है अकाउंटेबिलिटी। सही है? तो अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है? आपकी आंसरेबिलिटी आती है। सही है? अथॉरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू डू टास्क, एंड अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी फॉर द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर द वर्क। जो भी आपको वर्क दिया गया उसको रिस्पेक्ट देना, यानी कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना, दैट इज़ डिसिप्लिन। अब आपसे कहा जाता है कि आप क्लास में डिसिप्लिन में रहो, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? आपने अपना जो स्कूल के रूल्स हैं उसको फॉलो करने हैं, आपको सही समय पे सही वर्क करना है। तो डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर द वर्क बीइंग असाइंड। तो इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट्स में आप देखोगे कुछ वही कॉमन नज़र आ रहा है कि कम समय पे एफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट में काम पूरा हो जाएगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, और ऑनर देयर कमिटमेंट्स का मतलब रिस्पेक्ट, कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है दोनों को अपने कार्य को रिस्पेक्ट देना चाहिए। दैट इज़
डिसिप्लिन। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, इसका वायलेशन करते हैं, यानी हम रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं, वो गलत है। डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हमारी परफॉर्मेंस उससे क्या होगी, अनसक्सेसफुल, यानी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का मतलब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, अल्टीमेटली लॉस किसको है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन हेड वन बॉस। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक सामने हेड है, नीचे उसके कई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, यानी कि सब एम्प्लॉयज़, यानी 4-5 एम्प्लॉयज़ अगर कंपनी में हैं तो उनका बॉस एक होगा, सही है। यानी एक बॉस तो 4-5 जनों को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन 4-5 जनों को ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एक बॉस से। तो इसमें ये याद रखना है कि आपको जो ऑर्डर मिलेगा किससे मिलेगा, एक बॉस से मिलेगा, लेकिन एक बॉस कई जनों को ऑर्डर दे सकता है। कंपनी के अंदर अगर 10 बॉस हैं तो 10 बॉस के नीचे अगर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो एक के नीचे कितने, 5, तो पहला 5 को देगा, दूसरा अगले 5 को देगा, तीसरा अगले 5 को देगा। ये पहले वाले 5 दूसरे से ऑर्डर नहीं लेंगे, यानी वन हेड एंड वन बॉस, यानी एक सिर के ऊपर एक ही बॉस होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होगा, यानी वन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वन हेड कैन गिव ऑर्डर टू मैनी पर्सन्स, लेकिन वो रिसीव सिर्फ एक ही जगह से करेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो क्लियर कट ऑर्डर्स होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नो कन्फ्यूज़न, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। क्यों परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल को पता है कि उसको ऑर्डर कहाँ से मिलना है, सिर्फ एक ही बॉस से मिलना है। डुअल सबऑर्डिनेशन ये अवॉइड हो जाएगा। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि अब एक व्यक्ति को एक जगह से भी ऑर्डर मिल रहा है, एक व्यक्ति को दूसरी जगह से भी ऑर्डर मिल रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, सही है। हर एक इंडिविजुअल के माइंड में क्लियर है कि किसने किससे ऑर्डर लेना है और किसने किसको ऑर्डर देना है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा जाता है तो कन्फ्यूज़न होगा, इनडिसिप्लिन होगा, परफॉर्मेंस डिले हो जाएगी, आप सीनियर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, तो ये प्रॉब्लम्स एमर्ज करेंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड में था वन हेड वन बॉस, यहाँ है वन हेड वन प्लान। प्लान होता है यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसको अचीव करना, दैट इज़ वन हेड वन प्लान। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए, और हमारा एम क्या होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा एम होना चाहिए कि जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करना, यानी कि हमारा एम क्या है, कंपनी के टारगेट को अचीव करना। यूनिटी ऑफ एक्शन, हम सब के एक्शंस की यूनिटी होनी चाहिए। क्या यूनिटी होनी चाहिए कि कंपनी के गोल को अचीव करना है। और ये कैसे होगा, जब हम सब कोऑर्डिनेशन होके सब मिलके हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा जाता, वायलेट करा जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हैं। अगेन एफिशिएंसी का नुकसान होगा, समय पे काम पूरा नहीं हो पाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन का प्रिंसिपल फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वन हेड वन प्लान, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जब कंपनी में हमारी नौकरी लगी, जैसे कि 10 एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे ही कंपनी में आपकी जॉब लगी, तो अब आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम जो था पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम तो आपका अचीव हो गया कि आपकी जॉब लग गई और आपको सैलरी मिल जाएगी। अब जैसे ही जॉब आपकी लग गई तो आपका एम होना चाहिए कि आपने कंपनी के इंटरेस्ट को, यानी कंपनी के स्वार्थ को प्रायोरिटी देनी है अपने स्वार्थ के ऊपर, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की प्रायोरिटी नहीं देनी। किसको प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। यानी अब आपका एम होना चाहिए कंपनी के गोल को अचीव करना। आपका इंडिविजुअल एम था सैलरी, वो तो अब आपको मिल जाएगी क्योंकि आपको जॉब लग गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इससे क्या फ़ायदा होगा, पॉजिटिव क्या होगा, कंपनी के गोल्स अच्छी तरीके से अचीव हो जाएंगे। यानी कंपनी के गोल्स अचीव होने का पहला फ़ायदा है कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। क्यों कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ का काम क्या है, कंपनी के गोल को अचीव करना। अगर ये प्रिंसिपल को हम वायलेट करते हैं तो कंपनी के गोल सही से अचीव नहीं हो पाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो अब हमारा आएगा इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के बाद है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। यानी कि रेम्यूनरेशन होता है फेयर सैलरी।
पर्सनल हो गए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। यानी कि अगर एक ही पोजीशन पे 2 मैनेजर्स हैं, एक फाइनेंस मैनेजर 1 है, एक फाइनेंस मैनेजर 2 है, तो दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए। हाँ, रैंक्स अलग अलग हैं तो सैलरी अलग हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर बराबर होगी तो उनके बीच में आपस में एक दूसरे की तरफ हीन भावना नहीं आएगी, उनके अंदर मोटिवेशन और कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, अलग अलग रैंक है तो अलग अलग सैलरी होगी, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर्स हैं, उनकी ज़्यादा होगी, नए हैं उनकी कम होगी, लेकिन सेम रैंक में है, सेम टाइम पर एम्प्लॉई है, तो उनका यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पेमेंट होना चाहिए। यानी उनकी सैलरी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। सही है। तो नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। इससे क्या होगा, कंजीनियल एटमॉस्फेयर होगा और वर्कर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव नहीं, कोऑर्डिनेशन की निगाह से देखेंगे, वो मोटिवेटेड होंगे और उनका कंपनी की तरफ डिवोशन भी बढ़ेगा और कंपनी में वर्किंग जो हो जाएगी स्मूथ हो जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल हम वायलेट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस होने से क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। सही है। यानी कि वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रिलेशंस अनहेल्दी हो जाएंगे। वर्कर्स के बीच में ये रहेगा कि उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है और मेरे को कम मिल रही है, तो वो मैनेजमेंट से कटे कटे रहेंगे, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करेंगे और इसी तरीके से उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इंक्रीज़ इन लेबर टर्नओवर का मतलब हुआ जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है, एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट है, यानी कि एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना इंक्रीज़ हो जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कंट्रोल सेंट्रल हाथों में रहना। द डिग्री टू विच अथॉरिटी रेस्ट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अथॉरिटी जो है टॉप लेवल के पास रहना, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल आपने पता ही है, सही है। उसी तरीके से जितनी बड़ी कंपनीज़ होती हैं तो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। लेकिन छोटी कंपनीज़ में क्या रहता है, सेंट्रलाइजेशन, और बिग कंपनीज़ में आप देखोगे क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हम अथॉरिटी है जो लो लेवल पे या मिडिल लेवल पे भी स्प्रेड कर देते हैं। सेंट्रलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा डिसीजन जो है ना, सेंट्रलाइजेशन होंगे तो कंट्रोल बना रहेगा और डिसीजन स्मूथ और इजी वाले होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक ये फ़ायदा होता है कि डिसीजन थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, सही है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसका रहता है, टॉप लेवल का, सही है। तो सेंट्रलाइजेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन है और बड़ी कंपनीज़ में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अगर प्रिंसिपल हम वायलेट करते हैं, यानी कि छोटी कंपनी में डिसेंट्रलाइज कर दें और बड़ी कंपनी में सेंट्रलाइज कर दें, तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी। क्योंकि अगर बड़ी कंपनी में हमने सेंट्रलाइज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बंदे के ऊपर ज़्यादा लोड है तो डिसीजन ऑब्वियस सी बात है डिले होगा, और टॉप लेवल वाले अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी करेंगे। अब मिसयूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ हमने डिसीजन लेना, बाकी सब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चेन है हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ये आप एरो देख रहे हैं सामने, क्लियर हो रहे हैं। यानी ए जो ऑर्डर करेगा बी को, बी सी को, सी डी को, ऐसी ऑर्डर एक चेन में फॉलो करेंगे, सही है। दूसरी तरफ चलेगा। हाँ, बीच में अगर इमरजेंसी में किसी ने आपस में कांटेक्ट करना है, यानी आप देखोगे कि अगर ई पी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो वो गैंग प्लैंक का यूज़ कर सकता है। गैंग प्लैंक का मतलब इमरजेंसी में अगर वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो गैंग प्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। यानी ये बताता है कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल है, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गैंग प्लैंक उन्होंने क्लियरली डायग्राम में डिफ्लेक्ट कर दिया है। हाँ, इससे अब स्केलर चेन प्रिंसिपल से क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कम्युनिकेशन स्मूथली फ्लो करेगी। यानी ए बी को ऑर्डर कर रहा है, बी सी को, यानी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, सही है। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे पूरी फॉलो हो रही है। कैसे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर रही है, क्योंकि ए जो है ए बी को भी ऑर्डर कर रहा है और उधर एल को भी कर रहा है, यानी बी और एल को ऑर्डर कहाँ से मिल रहे हैं, ए से। यानी यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल पूरा फॉलो करा जा रहा है, कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जब फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ही नहीं होगी कि किसने किसको ऑर्डर करना है, कौन किसकी तरफ जिम्मेदार होगा, और कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ऑर्डर।
ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? राइट थिंग एट अ राइट प्लेस, सही वस्तु सही जगह पे होनी चाहिए। यानी एम्प्लॉयज़, अब फाइनेंस वाला एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। सही है, अगर ये मशीन यहाँ पे रखी है तो इसकी जगह जहाँ पे वहीं पर होनी चाहिए, यानी राइट थिंग एट अ राइट प्लेस। अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज और वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी आउटपुट मैक्सिमम हो और वेस्टेज मिनिमम हो। यानी पॉजिटिव इसका इफेक्ट क्या है कि अगर हर एवरीथिंग का फिक्स प्लेस होगा, वो हर जगह में मतलब अपनी सही जगह पे प्रेजेंट होगी, तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा जाता, यानी सही वस्तु सही जगह पे नहीं है, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे और देर से काम होंगे, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है अब आपका इक्विटी प्रिंसिपल कहता है सबको एक समान। सामने आप देख रहे होंगे कि एक लंबा आदमी, छोटा आदमी, तीनों खड़े हुए हैं। तीनों को अगर हम एक समान, नीचे बॉक्स तो एक जैसा है, लेकिन एक मैच ठीक से नहीं देख पा रहे, लेकिन दूसरे वाले में देखोगे लंबे के नीचे बॉक्स नहीं है, छोटे के नीचे डबल बॉक्स है, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी अगर आप एम्प्लॉयज़ का लॉयल्टी, डिवोशन चाहते हो तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रॉपर करो, तभी एम्प्लॉयज़ के होंगे सेटिस्फाइड होंगे, तभी वो मोटिवेटेड होंगे। सही है, अगर ये प्रिंसिपल वायलेट करा जा रहा है, इसको फॉलो नहीं करा जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो कंपनीज़ की तरफ भी डिवोटेड नहीं होंगे, तो इससे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हो जाएंगे मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के। तो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स मैनेजर में सब में चाहते हो तो इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी है, यानी सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सब इक्वल, एक समान सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्विटी का मतलब द प्रोविज़न ऑफ जस्टिस एंड फेयर डीलिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, अच्छी सैलरी देके रिटेन करना चाहिए, उनको निकालना नहीं चाहिए। यानी कि एम्प्लॉई टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को लगे कि हाँ उनकी जॉब सेफ़ है। अगर उनकी जॉब सेफ़ है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो वो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। जब जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे यानी वो कंपनी की तरफ क्या रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, कंपनी का मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे उनका वेस्टेज ऑफ टाइम और कंपनी को भी गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। यानी एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ने से क्या होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग जो बार बार हमें खर्चे करने पड़ेंगे रिक्रूटमेंट में, नौकरी रखने में, वो खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे, यानी ओवरऑल कंपनी का ही नुकसान होगा। तो इट इज़ बेटर कि हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड और जॉब जो है एम्प्लॉयज़ की क्या रहे, स्टेबल रहे। दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। वर्कर्स को इनिशिएट यानी कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लान्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए वर्क करें, यानी कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी काम को आगे आके कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करें, ताकि कि फर्स्ट स्टेप लें। सही है, तो सेल्फ मोटिवेटेड अगर जब एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के गोल्स अचीव करने में कंपनी को बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा आप इनिशिएटिव लोगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे। अब आप इनिशिएटिव, आपको कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ कि आप आउटपुट निकालो, तो लेकिन क्लास में 30 है तो 15-16 ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अभी भी 13-14 इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या है, तो उनकी ग्रोथ स्लो रहेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट डी कॉप्स यानी टीम वर्क, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, यानी कि सबको एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, यानी हार्मनी होनी चाहिए। सही है, यानी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन से आपने पता ही है, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, एसेंस है, किसी भी मैनेजमेंट के गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कंपनी के गोल्स अचीव हों तो आपको सबका टीम वर्क होना चाहिए। सही है, टीम वर्क से गोल्स अचीव करने में हेल्प होनी चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे की हेल्प करें, तभी कंपनी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, दैट इज़ द टीम वर्क। तो बच्चों, ये हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, 14 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, जो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है आपकी रूटीन लाइफ में ये हेल्प करेंगे। तो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स। थैंक यू।